नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब हम एक अच्छा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमें पढ़नी है, वो है यहाँ की लिपि। यहाँ की लिपि कैसी थी, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है। देखो, सिंधु हर सभ्यता की हर सभ्यता में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चाहे वो मेसोपोटामिक सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की हो या चीन की हो। सभी सभी सभ्यताओं में हमें लिखित एविडेंस मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें लिखित एविडेंस मिले हैं। परंतु फर्क क्या है कि वहां की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसी पढ़े न जाने के कारण इस विद्वानों ने इस सिंधु सभ्यता के काल को एक अलग काल दे दिया, जिसे कि आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, तो देखो, विश्व की जो प्राचीनतम लिपियां हैं, जिनमें प्राचीनतम लिपि में जो सर्वप्रथम मानी जाती है वो है सुमेरियन लिपि। सुमेरियन लिपि जो है जिसे क्या क्या जिसका नाम है क्यूनिफॉर्म। सबसे प्राचीनतम लिपि है ये सुमेरियन लिपि, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। और इसके बाद जो आता है वो है मिस्र की लिपि आती है। मिस्र की जो लिपि है हायरोग्लिफिक। हायरोग्लिफिक ये लिपि है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है अपनी हड़प्पा की लिपि। हड़प्पा, जिसे क्या नाम दिया गया विद्वानों ने, जिसे चित्रात्मक लिपि है, चित्राक्षर लिपि। चित्राक्षर को अगर हिंदी इंग्लिश में देखें तो इसका जो है पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफिक ये लिपि है। और जो चौथी लिपि है वो है चीनी लिपि है। तो विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती है कौन सी? हड़प्पा की लिपि। और जो सबसे प्राचीनतम लिपि है वो सुमेरिया की लिपि या मेसोपोटामिया की लिपि, इसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लिपि है हड़प्पाई लिपि, पिक्टोग्राफी, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जबकि सुमेरियन लिपि जो क्यूनिफॉर्म है उसको पढ़ लिया गया है। हड़प्पाई मिस्र की लिपि है हायरोग्लिफिक, इसको पढ़ लिया गया है। चीनी लिपि को पढ़ लिया गया है। लेकिन हड़प्पाई लिपि जो पिक्टोग्राफी है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसीलिए इन सभ्यताओं का जो काल है, मिस्र और सुमेरियन जो सभ्यताएं हैं, इनका जो कालक्रम है वो यहीं से स्टार्टिंग हो जाता है जहां से सभ्यता का जन्म हुआ था। यानी तकरीबन 3300 साल, 3300 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ का ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अपना जो ऐतिहासिक काल है इंडिया का, वो 600 ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट होता है। क्योंकि जो लिपि मिलती है, जो लिपि मिली है, उसको पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं जाने के कारण से अभी तक ऐतिहासिक काल में नहीं डाला गया है। तो हड़प्पाई लिपि जो है विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिपि मिली है, इतने सारे अक्षर मिले हैं, लेकिन विद्वानों ने अभी तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाई। विद्वान सुलझा नहीं पाए इसको। अब देखो, ये सैंधव लिपि है, ये जो सैंधव लिपि है ये मिलती कहाँ, मतलब कहाँ, कौन कौन चीजों पे मिली है? सैंधव लिपि जो अधिकांश जो है यानी 90% मिली है सेलखड़ी की मोहरों पर। सेलखड़ी की मोहरों पर मिली। सेलखड़ी की जो आयताकार मोहरें हैं, वर्गाकार मोहरें हैं, उन पर यह लिपि उत्कीर्ण मिली है। यानी इस लिपि का अंकन सब ज्यादा किस पे हुआ है? मोहरों पर हुआ है, वो भी सेलखड़ी की मोहरों पर। इसके अलावा इस लिपि का जो अंकन मिलता है वो मिलता है ताम्र पटों पर। तांबे की चादर पट मिले हैं उस पर। हड्डी की पिनों पर,
हड्डियों की पिनों पर, पत्थर की चूड़ियों पर, इस लिपि का अंकन मिलता है हमें सिंधु सभ्यता की लिपि का। इसके अलावा तांबे और कांसे के औजार है, ताम्र कांस्य औजारों पर इस लिपि का अंकन मिलता है। इसके अलावा जो सोने चांदी के जेवर है, सोने चांदी के जेवरों पर इसका अंकन मिलता है। इसी संदर्भ में देखो एक मोहनजोदड़ो से क्या है, मोहनजोदड़ो से एक स्वर्ण निधि के जेवरों पर सूक्ष्म अभिलेख मिले हैं। सूक्ष्म अभिलेख मिले हैं जो संभवतः जेवर के स्वामी का नाम है। मोहनजोदड़ो से एक तांबे का एक पात्र मिला है, इसमें सोने के जेवर है, और उन सोने के जेवरों पर क्या है, सूक्ष्म छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे सिंधु लिपि के अक्षरों में एक अभिलेख मिला है, अक्षर लिखे हुए हैं। और विद्वान ये बताते हैं कि ये शायद उस निधि के, यानी उस जिस जेवर का मालिक है उसके नाम होंगे। जैसे कि आज हम बर्तनों का नाम लिखवाते हैं, जब बर्तन लेते हैं तब जो मालिक का नाम, किसी का भी जिसका जो बर्तन ले रहा है बर्तनों पर अपना नाम लिखा होता है, लिखवा देते हैं। उसी प्रकार से क्या करते हैं ये, इन्होंने क्या कर रखा था कि जेवरों पर अपना नाम नहीं लिखा रखा था, जेवर के स्वामी। तो इस प्रकार से क्या है, इन चीजों पर हमें क्या मिलता है, सिंधु सभ्यता के लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक जो लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो सिंधु सभ्यता के सैलखड़ी की मोहरों पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें, ये स्रोत हमें प्राप्त होते हैं लिपि के साक्ष्य। आगे देखो, याद रखना है आपको कि प्राचीनतम लिपियां हैं जिनमें से सबसे प्राचीन है सुमेरियन लिपि यूनिफॉर्म, और उसके बाद मिस्र की हायरोग्लिफिक, फिर हड़प्पाई खची। एक हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं है, बाकी को पढ़ लिया। ये देखो आगे देखो देखो हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से, मैंने पढ़ रहे आप बता रहा हूं कि हड़प्पा कहां से कितनी मात्रा में लेख युक्त सामग्री मिली है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से 3700 से अधिक लेख युक्त सामग्री प्राप्त हो चुकी है। लेख युक्त सामग्रियां प्राप्त हो चुकी है। यानी कितनी सामग्रियां, तकरीबन 3700 से भी अधिक, इतने अवशेष मिले हैं 3700 से भी अधिक। उन पर क्या है, हड़प्पाई लिपि उत्कीर्ण, ये याद रखना है आपको। जिनमें से देखो जो मोहनजोदड़ो है, अकेला नगर है मोहनजोदड़ो से 50% और हड़प्पा जो नगर है, सभ्यता तो पूरी हुई 37%। यहां से टोटल दोनों को मिला लिया जाए तो 87% जो लेख युक्त सामग्रियां हैं वो अकेले इन दोनों नगरों से प्राप्त होती है।
कहाँ से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। याद रखना है 3700 से अधिक लेख सामग्री प्राप्त हुई, जिनमें से अकेले मोहनजोदड़ो से 50% और हड़प्पा से 37%। ठीक है, और दोनों को मिला के 87% इन दोनों नगरों से प्राप्त होती है। बाकी की जो 13% है वो अलग अलग कालीबंगा, लोथल वगैरह, सुरकोटड़ा है और बाकी बनावली वगैरह और बाकी स्थलों से प्राप्त हुई 13%। देखो जो अधिकांश अभिलेख है, आगे देखो, अधिकांश अभिलेख जो है, अधिकतर जो लिपि मिली है, अभिलेख मिले हैं, वो क्या है? अत्यंत संक्षिप्त, अत्यंत संक्षिप्त, छोटे हैं। संभवतः कितने हैं? 5 अक्षर। सामान्य, संभवतः सामान्य, जनरली 5 अक्षर के मिले, सामान्यतः 5 अक्षर। अधिकांश जो अभिलेख है वो 5 अक्षरों वाले मिले हैं, छोटे मिले हैं अधिकतर, बहुत बड़े बहुत कम है, इक्के दुक्के ही। सबसे लंबा अभिलेख जो है, जो अब तक का सबसे लंबा अभिलेख मिला है, सबसे लंबा अभिलेख 26 अक्षरों वाला है, 26 चिन्हों वाला है, यानी कि 26 चिन्ह, यानी कि अक्षर ही कह सकते हैं। 26 चिन्ह मिले सबसे लंबे अभिलेख में। अब जो ये अक्षर है, चिन्ह है, ये इसकी जो लिपि है ये क्या है? चिन्हात्मक है। अक्षर एक तरीके से क्या है? चित्रात्मक है, चित्रों के रूप में है। जैसे मछली का चिन्ह है, अलग अलग टाइप के चिन्ह है वगैरह वगैरह, तो उन्हें चिन्ह कहा गया है, अक्षर कहा गया है, चिन्ह कहा गया, उनको अक्षरों को चिन्ह कहा गया। तो 26 चिन्ह इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अगर जैसे कि आज की वर्णमाला की, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो टोटल हमारे वर्णमाला में तकरीबन 52 अल्फाबेट्स हैं, को मिला ले तो, स्वरों को मिला ले तो 52 के आसपास। लेकिन इस जो लिपि में जो है कितने हैं? सिंधु सभ्यता की लिपि में अक्षरों की पहचान की जाए तो तकरीबन 400 से भी ऊपर। और अंग्रेजी की बात की जाए, अंग्रेजी में 26 अक्षर है, हिंदी में अपने 52 है। लेकिन यहाँ के अक्षरों की बात की जाए तो इसमें अल्फाबेट की संख्या 400 प्लस चल जाती है, और उनको पढ़ना थोड़ा इतना इजी नहीं है, हर अक्षर का एक अलग मतलब निकलता है। धोलावीरा से प्राप्त, देखो धोलावीरा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 से लेकर 16 तक के चिन्ह प्राप्त होते हैं। धोलावीरा से प्राप्त सिंधु सभ्यता के एक विस्तृत अभिलेख पर विस्तृत अभिलेख पर 10 अथवा 18 चिन्ह उत्कीर्ण। धोलावीरा नगर जो गुजरात में है, वहां से क्या है कि एक पट्टी प्राप्त हुई है अक्षरों की, एक अभिलेख जिसमें 10 से लेकर 18 तक के अक्षर उत्कीर्ण, जो कि सफेद पत्थर के। अब देखो, ये तो जनरल बात होगी। बात की जाए तो इस लिपि को सबसे पहले, ये लिपि सामने कब आई थी? ये लिपि सामने आई थी 1853 में आई थी सामने। 1853 की बात है। सैंधव लिपि का प्राचीनतम नमूना 1853 में सैंधव लिपि का प्राचीनतम नमूना कनिंघम को मिला। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम को एक सील मिली थी, हड़प्पा के टीले की यात्रा की थी तब उसने उस पे लेख लिखे हुए थे, लेकिन उसको समझ नहीं पाया वो, जबकि
1200 1921 में जाके होती है। तो उस टाइम पर इस लिपि का प्राचीन का नमूना कहीं हमको मिला था, आज कब 1853 में। सेंधव लिपि में मूलतः, उस टाइम पर सेंधव लिपि में मूलतः 52 चिन्ह थे। कहते हैं कि उसमें मूलतः 52 चिन्ह थे, 52 चिन्हों से आगे के चिन्ह क्रिएट हुए। और कहा जाता है कि यह लिपि लोगोसिलेबिक है। लोगोसिलेबिक यानी कि एक लोगो की तरह एक सूचना देती, भाव चित्रात्मक है। एक चिन्ह का एक अक्षर निकलता है, एक शब्द बनता है, एक शब्दांश निकलता है, एक सेंटेंस बनता है, एक तरीके से लोगोसिलेबिक है, जिसमें प्रत्येक प्रतीक का, जिसमें प्रत्येक चिन्ह के लिए प्रतीक के दो, प्रत्येक चिन्ह का एक शब्द या शब्दांश, एक शब्द या शब्दांश, ये देखिए लोगोसिलेबिक है, जिसमें प्रत्येक चिन्ह का एक शब्द या शब्दांश के लिए प्रयुक्त होती थी। प्रयुक्त, इसमें प्रत्येक चिन्ह का एक शब्द या शब्दांश के लिए प्रयुक्त हुआ है या होती थी। कहने का मतलब कि एक जो चिन्ह मिला है, जैसे कि इस टाइप का चिन्ह मिला है, इस टाइप का चिन्ह मिला, मछली के आकार के चिन्ह मिले हैं, इस टाइप के चिन्ह मिला है। अब इस टाइप के चिन्ह मिले हैं, तो इस चिन्ह का मतलब क्या निकलता है कि ये एक शब्द को दर्शाता है, एक वाक्य को दर्शाता है। यानी कि ये जो लिपि है, ये क्या है, भाव चित्रात्मक है, ये पिक्टोग्राफी है। इसे जो किसी चीज का, किसी शब्द का, किसी चीज का भाव निकल के आता है इस चीज से, इस चिन्ह से। तो ये जो लिपि है, ये कौन सी लिपि, भाव चित्रात्मक। क्या कहा जाता है इस लिपि को, मैं लिख रहा हूं, यह लिपि भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफी, भाव चित्रात्मक मतलब इंग्लिश का होता है पिक्टोग्राफी। ठीक है, तो ये है इस लिपि के बारे में कहा, इसे नोट करो। आगे अब देखो, इस लिपि को लेकर क्या है, थोड़ा सा विवाद है कि ये लिपि अभी तक मतलब इसका मूल क्या कहाँ है, इस लिपि का संबंध किन लोगों से। और लिपि को क्या है, पढ़ने में काफी सारे विवाद है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, रहस्य में लिपि है। तो क्या अलग अलग विद्वानों को अलग अलग मत है इसको लेकर, इसकी भाषा क्या थी और ये कहाँ से आई, और इसके जो अक्षर जो है वो किस किन को सूचित करते हैं। जब तक ये लिपि पढ़नी नहीं ली जाती, तब तक क्या है कि सिंधु सभ्यता के बारे में रहस्य बना रहेगा। जब ये लिपि पढ़ ली जाएगी तो काफी सारे रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। देखो इससे संबंधित देखो आगे, और ये लिपि जो है सिंधु सैंधव लिपि, ये क्या है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
आगे देखो, मोहरों पर लिखे कुछ लेख भूस्त्रोफलन याद रखना, भूस्त्रोफलन शैली है, भूस्त्रोफलन शैली में है। भूस्त्रोफलन शैली क्या है? गौमूत्रात्मक शैली बोलते हैं इसे। इसमें क्या है कि जो जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है जो लाइन, वो उसी दिशा से स्टार्ट हो जाती है वापस। यानी कि इसमें क्या होता है, जिसमें शैली में जिसमें विभिन्न पंक्तियों में लेखन की दिशा, इसमें विभिन्न पंक्तियों में लेखन की दिशा क्रमशः बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं बदलती रहती। अब देखो भूस्त्रोफलन, यानी कि कोई भी इस शैली कोई भी लेख है, वो क्या यहाँ स्टार्ट होगी, यहाँ से यूं इस दिशा में, ये पेज है मान लो, यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट होगी, यहाँ पे ये पेज, ये लाइन खत्म, तो वापस यूं स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दिशा में खत्म, जहां पे खत्म हो उसी दिशा से स्टार्ट, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया? भूस्त्रोफलन शैली क्या है? यहाँ पे खत्म हो गया, ये अक्सर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अपन लिखते कैसे हैं? आज की शैली, अपनी जो शैली है वो ये ऐसी है कि हम लिखेंगे यहाँ से यूं, अपन ऐसे लिखते हैं, फिर इधर से लिखेंगे, यूं चलती है अपनी शैली। तो यहाँ खत्म होगी, यहाँ स्टार्ट करेंगे जहां से अपने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर यहाँ पे खत्म हो रही है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, यूं चलती है, यूं करके, यूं करके, यूं। ये भूस्त्रोफलन शैली कहलाती है, ये वाली। सिंधु सभ्यता में कुछ लेख जो हैं वो इस शैली के मिले हैं, भूस्त्रोफलन शैली के, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, यहाँ स्टार्ट होते हैं वापस, यूं क्रमशः बदलती रहती है इसकी, दाएं से बाएं व बाएं से दाएं। ये थी भूस्त्रोफलन शैली है, जो कि सिंधु सभ्यता में कई लेखों पर ये शैली देखने को मिलती है। और जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जनरली जो लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। और लिपि का नाम जो है वो पिक्टोग्राफी बताई दिया। अब देखो, अब ये जो लिपि है जो सिंधु घाटी सभ्यता की, इसको क्या अभी तक इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि लिपि को पढ़ने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमें तो एक ये इस बात का पता नहीं है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसके प्रारंभिक अवस्था, लिपि की प्रारंभिक अवस्था के बारे में हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। विद्वानों को ये मानना है कि जब सिंधु सभ्यता के उत्खननों की खुदाई की जा रही थी, तो खुदाई के दौरान हमने क्या किया कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस लिपि की तरफ। इस लिपि की जो अवशेष मिले उसमें ये इस बात का ध्यान नहीं दिया कि इसके लिपि के जो प्राचीनतम चिन्ह है वो कहाँ मौजूद है, कितने साल पुराने हो, वो प्रारंभिक चिन्ह कौन से हैं। क्योंकि समय के अकॉर्डिंग क्या है कि लिपि में परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि आज की हमारी जो देवनागरी लिपि है वो पहले ब्राह्मी लिपि से प्रभावित है, धीरे धीरे करके वो ब्राह्मी का रूप होते हुए वो देवनागरी में तब्दील हुई। उसी प्रकार से विद्वानों का ये मानना है कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है, इसके प्रारंभिक चरणों के बारे में, और जो इसका प्रारंभिक चरण और इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो विकसित चरण है,
उसके बीच हमें कोई तुलनात्मक जानकारी देखने को नहीं मिलती। कहा जाता है कि इसका जो लिपि का जो विकास है वो क्रम से एक जैसे बना रहा। ये लिपि 700 सालों तक, जब तक सिंधु सभ्यता का जीवन काल रहा, तब तक एक जैसे ही एक ही क्रम में ये बनी रही। तो इसको लेकर काफी विवाद है, इसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। और इसे इसका क्या है कि इसे जो विश्व की प्राचीनतम लिपियां हैं, सुमेरियन लिपि और मिस्र की लिपि, इनसे भी तुलनात्मक अध्ययन करके इसे देखा गया, लेकिन ऐसे कोई चिन्ह मौजूद नहीं है, ऐसे कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिससे कि इसको पढ़ा जा सके। लेकिन विद्वानों में क्या है कि इसको लेकर काफी सारे मत हैं। कुछ इसको द्रविडियन की भाषा, द्रविडियन लिपि बताते हैं, कुछ विदेशी लिपियों से इसकी तुलना करते हैं। तो इसको मतों को देखते पर देखो, पढ़ने की बात की जाए तो सैंडल लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास किया गया था, सैंडल लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास एल ए वेडेल महोदय ने किया। एल वेडेल ने 1925 में किया, सबसे पहले प्रयास किया एल ए वेडेल ने, याद रखना ये। सबसे पहले इन्होंने किया था। इसके बाद भी अनेक विद्वानों ने भी इस दिशा में प्रयास करने की कोशिश की, परंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। और देखो इसके अलावा एल भाषा में, एल भाषा, इस किताब का नाम है वंडर दैट वाज इंडिया, काफी अच्छी किताब है। एल भाषम ने सैंडल चिन्हों को, सैंडल लिपि के चिन्ह है, चिन्हों को प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप, ईस्टर द्वीप के निवासियों के चिन्हों से जोड़ा है। एल भाषा ने सैंडल लिपि के चिन्हों को प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप के निवासियों के चिन्हों से जोड़ा है। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो ईस्टर द्वीप के जो निवासी है वो क्या है कि इन्हीं चिन्हों का यूज करते थे, तो ये हो सकता है कि उनसे मिलते जुलते हो ये चिन्ह, लेकिन ये मत सही नहीं है। आगे देखो, एक और व्यक्ति है लैंगडन सीजे गेडे, सिडनी स्मिथ, आदि विद्वानों ने इसकी साम्यता संस्कृत भाषा से की है, संस्कृत भाषा से की है। इनका मानना है कि संस्कृत के, इनकी जो भाषा है एक संस्कृत है, लिपि का पता नहीं लेकिन भाषा संस्कृत से की है, शायद संस्कृत के प्रतीक हो, इन्होंने इन विद्वानों ने माना है। और देखो व्यक्ति फादर हेरास,
फादर हेरास, आस्को आर्पोलो, आस्को पारपोलो, आर्पोलो में पारपोलो, आस्को पारपोलो, आईडी महादेवन, आईडी महादेवन आदि ने सेंदर लिपि की साम्यता, इसकी साम्यता यानी इसकी तुलना, इसकी संबद्धता, साम्यता द्रविड़ लिपि से करते हैं। द्रविड़ लिपि से की है। अब देखो द्रविड़ क्या होता है। द्रविड़, द्रविड़ का मतलब है कि यहाँ की मूल, द्रविड़ यानी मूल, द्रविड़ लोग अपन अब जब आर्य सभ्यता पढ़ेंगे, वेदी सभ्यता, जिसमें द्रविड़ लोग आएंगे, तो द्रविड़ का मतलब है यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ कहलाते थे। तो द्रविड़ का मतलब है कि यहाँ की मूल लिपि है, द्रविड़ लिपि से किया कि ये मूल है, वहीं से इस लिपि का जन्म हुआ है। द्रविड़ लिपि, द्रविड़ लिपि से की है। इसमें देखो बलूचिस्तान की ब्राहुई जनजाति, ब्राहुई भाषा बोलती है, ब्राहुई भाषा बोलती है, जो कि द्रविड़ भाषा, जो कि एक द्रविड़ भाषा, जिसके स्रोत के रूप में, जिसके स्रोत के रूप में हड़प्पा सभ्यता की भाषा को माना जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की भाषा को माना जा सकता है। यानी कि ये बलूचिस्तान की जो ब्राहु जनजाति है, ये द्रविड़ जनजाति है, या कि मूल जनजाति है, और ये हमेशा से वही भाषा बोलती आई है। हो सकता है कि सैन्य सभ्यता के जो लोग हैं वो यही भाषा बोलते हो, या फिर उन्हीं इसी भाषा से मिलती जुलती भाषा बोलते हो। तो कहा जाता है, कई विद्वानों का मानना है कि ये स्रोत के रूप में इस भाषा को मान सकते हैं। जो सैन्य सभ्यता की भाषा है उसको ब्राहुई भाषा के स्रोत के रूप में मान सकते हैं, इससे सोर्स मिल सकता है उसका, ये भाषा ऐसी रही हो। तो ये विद्वान, एक तरीके के विद्वान ये हो गए। एक विद्वान और है स्वामी, इन्होंने तो कुछ अलग ही बात कही, स्वामी शंकरानंद और बेनी माधव, बेनी माधव बरुआ पूरा नाम है, ने सेंदो लिपि के चिन्हों को तांत्रिक चिन्ह माना है। तांत्रिक चिन्ह माना है। इन्होंने तो कहते हैं कि ये जो चिन्ह है ये तंत्र विद्या में यूज होते हैं, उस तरह के चिन्ह लगे जैसे तंत्र मंत्र करते हैं, उसके प्रतीक हैं ये चिन्ह। इन दोनों का मानना ये है। तो इस तरह के देखा कि कुछ विद्वानों के अलग अलग मत है कि ये सोर्स कहाँ से है, कहाँ से इसका जन्म हुआ होगा, कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा है। तो ये विद्वानों के अलग अलग मत है, और ये हमें देखने को मिलता है कि सैन्य सभ्यता की जो लिपि है इसकी मोहरों पर अधिक है, और मोहरों पर इस लिपि का होना इस बात का प्रतीक है कि इस लिपि से ही क्या है कि किसी वस्तु को वैलिड करार दिया जाता था।
जब भी व्यापार होता था, व्यापार में क्या की गांठें बांधी जाती थी सामान की, जो गांठों पर क्या है कि ठप्पा लगाया जाता था। ठप्पे में क्या होते थे, सिंधु सभ्यता के चिन्ह के साथ ऐसे जो पशु पक्षी होते थे उनके साथ साथ लिपि के चिन्ह भी होते थे, जिससे क्या है कि उस चीज को प्रमाणिकता मिलती थी। इस चीज का उपयोग की बात की जाए तो उसके मोहरों पर इसका उपयोग होता था, और उन मोहरों का उपयोग होता था व्यापार वाणिज्य में वैलिडिटी देने के लिए। और इस जो लिपि की बात की जाए तो लिपि को यहाँ के व्यापारी लोग, यहाँ के पुजारी, पुरोहित और जो शासक लोग थे इसका यूज करते थे। इस बात से हमें ये बात का तो बिल्कुल ही परफेक्ट अंदाजा मिलता है कि इन चिन्हों का मिलना, इस लिपि का मिलना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सैंडो सभ्यता के लोग पढ़े लिखे अवश्य पढ़े लिखे होंगे, तभी तो इन चिन्हों को यूज करते होंगे, और इन चिन्हों के जरिए ही वो समझते होंगे कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो पढ़े लिखे होने का ये पुख्ता प्रमाण है कि वहां के अधिकांश लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। कम से कम व्यापारी और पुरोहित और जो शासक वर्ग था ये तो कम से कम पढ़े लिखे अवश्य थे। तो ये जो लिपि है सैंडो सभ्यता की लिपि, ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए सब टॉपिक के साथ। सैंडो सभ्यता का एक और सब टॉपिक है, उसमें मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।